So let's do a question power. So question power के ऊपर कुछ questions करते हैं. There's a circuit in which current is given by 20 sine 100 pi t and voltage is 200 sine 100 pi t plus pi by 3. Calculate power dissipated. Power dissipated. Do it. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. $2,000. 2000 कैसे निकाला? VRMS into IRMS. ERMS into IRMS. और कुछ नहीं? नहीं. सोचो कुछ तो और पढ़ाया था. बोलो. Sin 100 pi t. Sin omega t लगेगा क्या? बेटा याद करो. नहीं, पहले सोचो फिर बता दो. Cos phi. पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा ना. Cos pi by 3 आएगा. तो ऐसे. हाँ, पाई बाय 3. सी पावर फैक्टर था ना 5. हाँ, cos phi r by z के लो. यहाँ पे तो ऑलरेडी दे रखा है. सो पाई बाय 3 cos pi by 3 कितना हो गया? हाफ. तो एक और हाफ हो गया. $1,000. 1000. हाँ करेक्ट. 4000 करेक्ट. सो ये एम्पियर्स में दिया था इतना. तो पावर डिसिपेटेड. पावर इज व्हाट? E RMS I RMS into cos phi. E RMS is 200 by root 2. I RMS is 20 by root 2. Cos pi by 3 is half. So 2 into 2 4. 4000 by 4, that is 1000 watt. So answer is 1000 watt. Try this. एक सर्किट दिया हुआ. ऊपर वाला बताऊं किसी को? हेलो. नहीं सर, आ गया समझ में. Good. Now try the next one. LCR circuit दिया हुआ. Resistance is 20 ohm. Inductive reactance is 25 ohm. Capacitive reactance is 10 ohm. Voltage लगाया 100 sin 100 pi t. Calculate heat dissipated in 20 seconds. Also find the wattless current. Calculate heat dissipated in 20 seconds. So first you have to calculate. Sorry. 10 है. देखना पड़ेगा बेटा कैलकुलेट करके. 10 तो कम होता है. 10 तो नहीं, ज्यादा आएगा. मुझे भी वही लगा. फॉर्मूला क्या है? EI cos phi. 2000 है सर या 4000.
पावर इनटू टाइम होगा ना? 25 10,000 by 4 cos 5 भी डालना है बेटा। cos फाइव क्या है? ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू cos 5, राइट? ये पावर हो जाएगा, फिर इंटू 20 करना है। फाइव की वैल्यू कैसे आएगी? निकालो, सिखाया इम्पिडेंस ट्रायंगल। हाँ कीर्तन प्रेजेंट सर। प्रेजेंट के बाद भी कुछ बोला कर बेटा, आजकल क्या हो गया तुझे, एकदम पीछे जाते जा रहा था। अब ये चैप्टर तूने स्टार्टिंग से पढ़ा था, इसमें भी अब जवाब नहीं आ रहा तेरा, लाजवाब होता जा रहा था। बॉडी में से एनर्जी नहीं बता सर, ऐसे एनर्जी खत्म होती जा रही है। गैस के ऊपर बैठ जा, कुछ भी बात करता है सर एनर्जी ये नहीं। हारमोनी वाला आइडिया मत दो सर। तो बेटा बात ही ऐसे कर रहा है तू, एनर्जी कहाँ से खत्म हो रही है तेरे बॉडी में? लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं होता सर, फिटनेस लेवल ही नहीं बचा सर। तू ले ले कोई फिटनेस चैलेंज है, 25 दिन का 40 दिन का, देखा मैंने सब लगे हुए। 21 दिन का सर। 21 दिन का है, वही ले ले तू। नहीं, मैं लूंगा 21 दिन का। चल ठीक। हाँ बताओ भाई क्या आएगा आंसर? सी एनर्जी डिसिपेटेड, हीट डिसिपेटेड इज पावर इनटू टाइम। पावर कितना होगा? ई आर एम एस आई आर एम एस पावर टू 160 cos 5 इंटू टी। ई आर एम एस कितना है? ई आर एम एस इज 100 बाय रूट 2 आई आर एम एस। आई आर एम एस इज ई आर एम एस बाय जेड। जेड कितना है? 25 जेड इज 25, राइट? तो ये हो गया आई आर एम एस cos 5। cos 5 इज आर बाय जेड, तो 20 बाय 25 इंटू टी इज 20, ये आंसर आएगा। तो 160 2 ये 10 T2 4 4 4 4 16 32 3200 जूल्स इज आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लो कहीं कुछ गलती ना हो गया। मेरा भी यही आया। क्लियर है? हाँ सर। नाउ ऑल्सो Yes, sir. फाइंड द वॉटलेस करंट। ऑल्सो फाइंड द वॉटलेस करंट। क्या होता है, ये जो करंट पूरा दिख रहा है आपको, पूरा करंट कितना, आरएमएस करंट कितना है? आरएमएस करंट इज 5 5 नहीं, 100 अपॉन 25 रूट 2, तो 4 बाय रूट 2, 2 रूट 2 एम्पियर है। तो क्या ये पूरा करंट, ये जो पूरा करंट है, क्या ये करंट आपका पावर डिसिपेट करा रहा है? हाँ नहीं, इसका सिर्फ एक कंपोनेंट है जो पावर डिसिपेट कराता है। सी अगर पूरा ही होता तो मैं आई स्क्वायर करने से वही आंसर आता था ना पावर का। आई स्क्वायर आर करके देखो, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, आर एस 20, तो 160, तो पूरा 160 आ रहा है क्या? हाँ है? पावर नहीं आना था, 160 है। तो फिर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई होगी मेरे से। कहाँ मिस्टेक कर दिया? cos 5 का फैक्टर था ना यहाँ पे कुछ, वही मैं बोला ना, जल्दी जल्दी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया। ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू cos 5 इंटू दिस। cos 5 तो किया ही नहीं ना अभी मैंने। अरे सॉरी, आई स्क्वायर जेड जेड जेड, सॉरी आई स्क्वायर जेड आना चाहिए था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जेड है, तो ये कितना आना चाहिए था? 25, so 25 into 8 is 200, 200 राइट? तो ये पूरा जो करंट है ना, ये हीट डिसिपेट नहीं करा। सी वॉटलेस करंट किसको बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ करंट which leads in phase, ऐसा समझो, ये वोल्टेज है, करंट है, करंट कितना एंगल बना रहा, जो भी एंगल फाई है, लीड हो या लैग हो जो भी हो, ये आई है, ठीक है? तो ई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ये दिया, तो इसका एक कॉम्पोनेंट जरा समझो आई कॉस फाई, ये है जो पावर डिसिपेट करा रहा है, और आई साइन फाई जो इसके
इससे 90 डिग्री लीड या लैग करेगा किससे, वोल्टेज से, वो वॉटलेस करंट कहलाता है। तो अगर वॉटलेस करंट पूछा तो वॉटलेस करंट इज आई साइन फाई, ये अपने याद रखना है। वॉटलेस करंट इज आई साइन फाई। आई साइन फाई कितना हो गया, आई कितना था, 2√2 ना, 2√2 साइन फाई, फाई कितना है, फाई इज, साइन 15 फाई बाय कितना होता है, 25 आएगा। 15/20 है, तो 15/20 30√2/25। ये हो गया 10, 1.5 into √2, 15 है 2.1 एम्पीयर। तो ये हो गया आपका वॉटलेस करंट। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ ना। हेलो, हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। गुड। ना नेक्स्ट इज दिस, एक सर्किट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इज 20 ओम, आई और ई दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, यू हैव टू एस्टिमेट सी, कैपेसिटेंस निकालना है। यार सर एक बार रिपीट करें। एक नॉर्मल एलसीआर सर्किट जो इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है, अप्लाइड वोल्टेज 100 sin 100 pi t, करंट इज 5 sin 100 pi t, ठीक है। यू हैव टू एस्टिमेट कैपेसिटेंस, एल इज गिवन, फिर उसके बाद आपको निकालना पावर डिसिपेटेड। सर एल की वैल्यू 20 है ना, या एक्सएल की? एल 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 20 मिली हेनरी लिखा है ना, एक्सेल तो नहीं। एक्सएल निकालना पड़ेगा। हिंट दे रहा हूँ, एक्सेल निकालने की जरूरत नहीं, सब कैंसिल हो जाएगा, कहाँ जरूरत है, नहीं जरूरत नहीं। XR इक्वल टू एक्सएल आ रहा है मेरा। हाँ तो वही तो आना है, तो वैल्यू लिख के सी इज इक्वल टू 1/ω² एल, एक्सेल निकालने का सीधा लिख दो ना, ओमेगा पड़ा हुआ है यहाँ पे, इतना बताने के बाद तो आ ही जाना चाहिए। फाइव इंटू 10⁻⁻⁷। कितना? 5 इंटू 10⁻⁻⁷। 0.5 माइक्रोफैराड हो सकता है, चेक करते हैं। सो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। सी बोथ आर इन फेज, इन फेज होना मतलब रेजोनेंस वाली कंडीशन है, तो ये रेजोनेंट सर्किट हो गया, रेजोनेंट सर्किट है, दैट मींस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया, तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ω/c, तो c इज इक्वल टू 1/ω² एल हो गया। तो ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा इज 100 पाई, तो 10⁻⁴ पाई स्क्वायर एल इज 20 इंटू 10⁻⁻3। ये कैलकुलेट कर लो कितना आता, 10⁻⁻3, ये गया पाई स्क्वायर को भी क्या करो 10 ही पकड़ लो, चलो तो 10 ही पकड़ लो, तो कितना आ जाएगा 2000, तो 10⁻⁻4, तो 5 इंटू 10⁻⁻4, ये इतने फैराड आ रहे हैं, तूने गलत निकाला।
हेलो। समझ में आया क्या गलती की है? क्या हाँ, गलती की थी? एल की क्या वैल्यू क्या 20 है? लेनी, एल की वैल्यू 20। अच्छा, तो बड़ी, हाँ, छोटी नंबर। सो एल आ गया। सर एक छोटा सा डाउट था सर। यस से। सर अगर डीसी में फॉर एग्जांपल डीसी सर्किट है और एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर ओम, ठीक है, तो वही सेम रेजिस्टर को अगर हम एसी सप्लाई में डाल देंगे, एक एसी सर्किट में डाल देंगे, तो रेजिस्टेंस में कुछ फर्क आएगा? अरे बिल्कुल नहीं बेटा, रेजिस्टेंस उस मटेरियल का है। रिएक्टेंस में फर्क आता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस में। रेजिस्टेंस में कैसे फर्क आएगा? जिसका जो रेजिस्टेंस है वो है, लेट इट बी इन एसी और डीसी। हम्म। The question here, sir, the resistance of a coil for DC is R ohms. When connected to an हाँ। AC supply, the total resistance offered by circuit to AC current हम्म। or क्या options में will remain same, will increase, will decrease, will be zero. वर्ड क्या यूज किया? वो टेक्निकल वर्ड है, वो लोग जबरदस्ती का क्वेश्चन बनाया, घुमाते हैं। बता यार क्या बोले थे? टोटल। हाँ ये सर, when हाँ, connected to AC supply, the total resistance offered by circuit to AC current. नहीं मालूम है। टोटल अगर सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, विल रिमेन सेम, बट वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोला जाता है। टोटल रेजिस्टेंस वर्ड अगर रॉन्ग है मेरे हिसाब से, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, वो बढ़ जाता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉइल है तो एक्सएल भी आ जाएगा उसका, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नहीं समझा? हाँ बट यहाँ पे लिखा है लेकिन offered by circuit to AC current, इसका क्या मतलब है? अब वही समझा रहा ना बेटा, देख डीसी में कॉइल है, कॉइल को डीसी को हाँ। कॉइल से कोई मतलब नहीं। डीसी के नजर में ये एक ऑर्डिनरी रेजिस्टर है, भले रेजिस्टेंस कम है इसका, राइट? वॉट एवर इज द रेजिस्टेंस, ये इसका रेजिस्टेंस। बट व्हेन यू कनेक्टेड टू एसी, तो यहाँ पे दो दो रीजन से अपोजिशन होता है। एक तो उसका इंडक्टेंस, बैक ईएमएफ, ठीक हाँ। है। द अदर इज उसके अंदर का रेजिस्टेंस। हम्म। हाँ, तो तो बट इंक्रीज उसको होता है इन टोटल शॉर्ट। रेजिस्टेंस नहीं बोलता। हाँ, टोटल रेजिस्टेंस वर्ड मेरे हिसाब से टेक्निकली रॉन्ग है। बुक्स में आप देखोगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखा होगा। आप बोल दो कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड टोटल रेजिस्टेंस आर सेम, तो ठीक है, लेट इट बी। तो वही मान के चलते हैं, सेम ही है। वही मान लो, पर थोड़ा सा मेरे को स्लाइटली डिफरेंट लग रहा है दोनों वर्ड्स, बिकॉज टोटल रेजिस्टेंस मींस मतलब सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस की बात हो रही है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब और भी किसी दूसरे से अपोजिशन आ रहा है, तो आन दो, दोनों मिला के बताओ। एनीवेज, तू ओके, समझ तो गया ना? टोटल रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होना, आई मीन इफेक्टिव रेजिस्टेंस। हाँ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना एसी में। क्यों? बिकॉज इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आ गया ना साथ में। समझा सर। ये हो गया, समझा हाँ समझा। ना। हाँ, ओके। अब पावर डिसिपेटेड कितना होगा ये सर्किट में? पावर डिसिपेशन कितना होगा? ओरल है। 250, पावर डिसिपेशन रेजोनेंस सर्किट है, हाँ? कितना हो 250 गया? एटलीस्ट 250। 250, बिकॉज 5 यहाँ पे है 0। सो एवरेज पावर डिसिपेटेड इज 100 बाय रूट 2 इंटू 5 बाय रूट 2। ऑब्वियसली सब सही यूनिट्स में दिया हुआ है, तो दिस इज 50 और 250 वॉट इज आंसर। रेजोनेंट सर्किट है, 5 का वैल्यू 0 है, तो टेंशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें टोटल पावर डिसिपेटेड बाय द सोर्स बताना है वो। सर इसमें फाई का वैल्यू 0 है, तो मतलब हाँ, अ, पूरा वॉटलेस वॉटलेस इलेक्ट्रिक करंट नहीं पूरा है। पूरा। क्या इसमें कुछ भी वॉटलेस कंपोनेंट नहीं है? इसमें वॉटलेस कंपोनेंट ही नहीं है ना। हाँ, इसमें आप आई स्क्वायर जेड कर दो, आई स्क्वायर आर कर दो, सब सेम ही आने वाला। जेड और आर सेम ही। चलो डू दिस वन, दिस लास्ट, फिर करेंगे ट्रांसफॉर्मर।
नीचे वाले में 8 ओम है। 12 and 8. थोड़ा लेंदी है, बस करते जाओ लेकिन वैल्यूज थोड़ी सी गड़बड़ ले लें। अगर शुरू नहीं किया तो चेंज कर देता हूँ, चेंज कर दूं। परफेक्ट स्क्वायर लो ना सर। हाँ इसको कर देता हूँ कितना, 5। 16 कितना। अच्छा ऊपर वाले का डबल ही हो। डन। 5 की वैल्यू कैसे आएगी सर? 5 की वैल्यू कितनी आएगी सोचो ना। पावर डिलीवर्ड है सर, पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स है। सी ऊपर वाले पार्ट में कितना डिसिपेट होगा एनर्जी, ये पार्ट में जेड कितना है ऊपर वाले में? 10। 10। तो ऊपर वाले में P1 ले लेता हूँ 100 बाय, अच्छा वो 100 वही है, 100 इंटू 100 बाय जेड कितना हो गया 10। ये ERMS हो गया, ये IRMS हो गया, राइट। इंटू हाँ कॉस फाइव, कॉस फाइव कितना होता है R बाय जेड, जेड। जेड हो गया R तुम्हारा 10। 6 है ना सर? क्या बोलना है? 8 की जगह 6 आएगा। 8 की जगह R, ओ सॉरी उल्टा देख लो, अच्छा ये 6 हो गया। अब P2 निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो। P2 कितना है? 100 इंटू 20 इंटू 16 बाय 20। 400 आया। कितना है? 400। ऊपर का 600 हो गया, नीचे का 4, सॉरी ऊपर का 600 हो गया, नीचे का 400 हो गया। 100 आया, उसको भी वोल्टेज मिल रहा है, इनटू 100 बाय 20 आया था ना, हाँ 12 16 20 इनटू 16 बाय 20। 16 बाय 20। हाँ 5 5 25 400, 600 वॉट हो गया, दिस इज 400 वॉट। टोटल पावर कितना हो गया? Power 1000। dissipated is 1000 watt. That's it. 1 kilowatt delivered. So total power delivered by the source is 1 kilowatt. That's it. सर आपके चैनल पे एसी का पहला लेक्चर नहीं है? पहला नहीं है या एक मिस हो गया था, मैं रिकॉर्ड ही करना भूल गया था उसे। पहला और दूसरा पहला नहीं? ही है क्या? नहीं 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 नहीं, पहला दूसरा है, बीच का एक लेक्चर मिस किया था मैंने। मुझे तो नहीं मिल लगता रहा। नंबरिंग गलत डाल दी होगी उन्हें। वो भी हो मुझे सकता है। याद है फर्स्ट लेक्चर कैसे नहीं है, फर्स्ट लेक्चर है वहां पे। फर्स्ट लेक्चर वो जिसमें एवरेज करंट, RMS करंट, वो सब कैलकुलेशन सिखाया था। एक लेक्चर नहीं है, वो है वो वाला जिसमें सीरीज LCR सर्किट सिखाया था। वो गलती से उस दिन रिकॉर्ड ही करना भूल गया मैं। हेलो। आप एक बार चेक कर लेना सर, मुझे तो नहीं मिल रहा। तो नंबरिंग उल्टा सीधा किया होगा फिर, लेकिन चलो। तो ये हो गया अपना alternating current. Now last topic of this chapter is transformer. So what is transformer? See, alternating current का जो सबसे important चीज है, जो मतलब which makes it
more useful than a direct current. One is generation is easy. Second is उसको वोल्टेज डाउन करना और वोल्टेज अप करना इज इजी. सी, आपके घर पे जो सप्लाई आ रही दैट इज 220 वोल्ट, राइट? बट इफ यू सी योर मोबाइल चार्जर, उसमें 12 वोल्ट लिखा होगा या 6 वोल्ट लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा. बट चल तो आपके इसी से रहा है ना, 220 वोल्ट से तो आप अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हो. बट डू यू थिंक इट इज 220 वोल्ट? नो, एक्चुअली मोबाइल चार्जर जो है वो तो 12 वोल्ट ही ले रहा है, राइट? जो मोबाइल चार्ज करने का काम है वो तो 12 वोल्ट पे होता है, शायद और भी अलग हो, मैंने नोटिस नहीं किया, मतलब बहुत दिन से देखा नहीं. सो सप्लाई 220 वोल्ट है, बट हम यूज कर रहे हैं उससे 12 वोल्ट चार्जर, 12 वोल्ट चार्ज करने के लिए. तो ये कैसे जादू हो रहा है? ये उसके अंदर एक डिवाइस है विच वी सेज ट्रांसफार्मर, जो उसका वोल्टेज कम ज्यादा करता है, राइट? अगर डीसी होता तो ये ऑपरेट नहीं कर पाता. डीसी में ट्रांसफार्मर काम नहीं करते, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज इफ वी वर गिवन अ डीसी सप्लाई. ठीक है, तो डीसी सप्लाई में वोल्टेज अप डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता. तो हमने क्या किया, एसी सप्लाई रखा. तो एसी सप्लाई में वोल्टेज कम ज्यादा करना आसान, ठीक है. बट क्वेश्चन ये है कि वोल्टेज कम ज्यादा करना क्यों है? वोल्टेज कम ज्यादा करना क्यों? भाई घर के सारे अप्लायंसेस, ऑल अप्लायंसेस ऑपरेट ऑन 220 वोल्ट. नहीं, ऑल द अप्लायंसेस ऑपरेट ऑन 220 वोल्ट, करेक्ट? हाँ. आपका एसी 220 वोल्ट पे चलता है या हायर वोल्टेज पे? आपके घर में जो एयर कंडीशनर लगा हुआ है तो 220 वोल्ट पे चलता है या हायर वोल्टेज पे चलता है? पता नहीं सर. क्या बात कर रहे हैं, किसी को नहीं पता? ये जो इतने बल्ब अच्छे जल रहा दिन है, कहाँ सर? मजाक कर रहे तुम. सब तो 220 वोल्ट पे चलता है बाबा. 220 वोल्ट पे आपका एसी भी चल रहा है, 220 वोल्ट पे आपका फैन भी चल रहा है, और तो आपकी ट्यूबलाइट भी 220 वोल्ट पे चल रही है. सब इनपुट तो सबको 220 वोल्ट मिल रहा है. अंदर जाने के बाद किसी ने कम करवा दिया होगा तो नहीं जानते, हाँ. राइट? तो मतलब 220 वोल्ट से सबका काम तो हो ही जाता ना, फिर कम ज्यादा क्यों करने का? सो जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की आपके घर तक आते हैं, तीन चीजें होती. वन इज जनरेशन, right? Other is transmission, and the third is consumption. Consumption. ये तीन चीजें, right? Now, generation and consumption are usually at lower voltage. Whereas transmission is at higher voltage. अब ये क्या कहानी हो गई? See, अल्टीमेटली चाहे आपका फैन हो, चाहे आपका एयर कंडीशनर हो, चाहे आपका फ्रिज हो, whatever it is, everybody wants energy per unit time. That means everybody wants power. ठीक है? तो जैसे आपके घर में अगर कोई एसी चल रहा है, लेट अस से एसी है, कितने वोट का है? सॉरी, 1.5 टन का. तो 1.5 टनेज का एसी जो होता है दैट कंज्यूम्स नियरली 2200 वॉट, मतलब 2200 जूल्स पर सेकेंड उसको चाहिए. किसको? आपका जो 1.5 टन का एसी है, ठीक है? तो आपके ऊपर है, आप क्या करो, 220 वोल्ट दे दो आप उसको, 440 वोल्ट दे दो, बुरा नहीं मानेगा. आप उसको 1100 वोल्ट दे दो तो भी बुरा नहीं मानेगा. करंट अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर देना. 220 वोल्ट इनटू 10 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट दे दो आप उसको. अगर आप नोटिस करोगे तो जो एसी जिससे चलता है वो स्विच जो होता है 15 एम्पियर का स्विच होता है, तो 10 एम्पियर करंट उससे फ्लो होता है, 220 वोल्ट पे सप्लाई होती है. आप चाहो तो उसका वोल्टेज डबल कर दो एंड मेक इट 5 एम्पियर, 5 टाइम्स कर दो एंड मेक इट कितना है, 5 टाइम्स कम कर दो, 2 एम्पियर. हाँ, वैसा भी कर सकते हो. तो यू हैव रेंज ऑफ वोल्टेज ऑन विच
You can design your AC suitably. You can adjust the current. कम करंट हाई वोल्टेज दे दो तो भी वो उतना पावर देगा, उतना पावर मिलेगा, तो एसी आपका बराबर काम करेगा. बट दिस इज नॉट डिजायरेबल. दिस इज नॉट डिजायरेबल. व्हाई इट इज नॉट डिजायरेबल? जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने का चांस है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक चार्ज या शॉक लगने का, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने का या शॉक लगने का चांसेस बढ़ जाता है. चांस बढ़ जाता है किसमें? हाई वोल्टेज पे, राइट? 1100 तो फिर भी ठीक है. कोई बोल दिया नहीं नहीं मेरे को तो 4400 वोल्ट पे चलाने का, चलाओ, मैं 0.5 एम्पियर करंट, मैं करंट कम रखूंगा, वोल्टेज ज्यादा. हाँ ठीक है, आपका एसी काम करेगा, उस पर डिजाइन थोड़ा सा चेंज करना होता होगा, बट ये 4400 वोल्ट पे जब काम करेगा तो चांसेस ऑफ गेटिंग अ शॉक और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इंक्रीजेस, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो कंजम्पशन है, मेरे जो अप्लायंसेस हैं वो हाई वोल्टेज पे ऑपरेट हो. तो उनको डिजाइन ऐसे किया जाता है कि दे ऑपरेट ऑन लो वोल्टेज. ठीक है? हेलो? हाँ सर. हाँ सर. तो वोल्टेज जो घर पे आ रहा है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 220 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्लियर है? हाँ सर. ओके, हाँ सर. तो ठीक है ना. फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में भी 220 वोल्ट ही करो, तो वहां पर 220 वोल्ट डिजायरेबल नहीं है, बहुत हाई वोल्टेज भी डिजायरेबल नहीं है, राइट? वहां पे बहुत ज्यादा लो वोल्टेज भी डिजायरेबल नहीं है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज भी डिजायरेबल नहीं है. लो वोल्टेज में कॉम्प्लिकेशन क्या है? जनरेशन के टाइम में जो एनर्जी आप मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हो, क्या आप चाहते हो आपकी एनर्जी यहीं पे खत्म हो जाए जनरेटर के अंदर ही? नहीं. अगर आप लो वोल्टेज पे ले जाओगे तो करंट बढ़ जाएगा. सी, पावर अल्टीमेटली कांस्टेंट है. पावर इज कांस्टेंट. समझना बात है. पावर कांस्टेंट है. पावर कांस्टेंट है मतलब V इंटू आई कांस्टेंट है. तो इसको बड़ा कर लो आप, या और इसको कम कर लो, या तो इसको बड़ा कर लो, इसको कम कर लो. ये आपके ऊपर है कि आप किस वोल्टेज पे कितना करंट से डिलीवर करना चाहते हैं पावर. हेलो? नहीं समझ में आ रहा? समझ में आया सर. सो पावर आपका कांस्टेंट है. आप कितना पावर दोगे, आप कितना पावर लोगे, दैट इज कांस्टेंट. अभी आपका एसी उतना ही वोल्टेज पे काम करना है, या तो वोल्टेज बढ़ा लो करंट कम कर दो, या वोल्टेज कम कर दो करंट बढ़ा लो. तो यहाँ पे डिजायरेबल था कि वोल्टेज ठीक ठाक रखो आप, नहीं तो शॉक लगे. यहाँ पे बहुत कम भी नहीं रख सकते और बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते. हाई वोल्टेज इज डिफिकल्ट टू हैंडल. अभी वहां पे दूसरी मशीनें लगी होंगी, काम चल रहा होगा, तो चार्ज लीक होने का चांस बढ़ जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे 10,000 वोल्ट रख दूं, राइट? इनफैक्ट मेरे को तो जहां तक याद है जनरेशन तो 10,000 वोल्ट पे ही होता है, मतलब और हाई नहीं कर सकते आप, रिस्की हो जाएगा. लो भी नहीं रख सकते. लो क्यों नहीं रख सकते? अगर V बढ़ा दोगे आप तो करंट कम हो जाएगा. सॉरी, V कम कर दोगे अगर आप तो करंट बढ़ जाएगा. करंट बढ़ जाएगा तो जो जनरेटर की वाइंडिंग्स होंगी उनका खुद का एक रेजिस्टेंस है, तो उसमें से जब I करंट फ्लो होगा तो आई स्क्वायर आर रेट से एनर्जी उसमें लॉस होती जाएगी. तो जो मुश्किल से मैंने मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किया है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज कर रहा हूँ, सॉरी कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर ही खा जाएगा. वो गर्म हो जाएगा जनरेटर, बहुत एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे ना बहुत लो वोल्टेज ना बहुत हाई. कंजम्पशन एंड पे हमने रखा गया है लो वोल्टेज. इस पे समझ लो आप मीडियम, ना बहुत हाई ना बहुत लो. ये होता है बहुत हाई वोल्ट, ये बहुत हाई वोल्टेज होता है. कौन सा? ट्रांसमिशन. व्हाई? ट्रांसमिशन इज डन एट वेरी हाई वोल्टेज. व्हाई? वोल्टेज अगर कम करोगे आप तो बहुत ज्यादा करंट होगा, और जो ट्रांसमिशन लाइन है आपकी, जो वायरिंग है बड़ी बड़ी, अब जैसे ये कहीं आप बहुत, जहां पे भी थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, ठीक है,
वहां से बड़ी हाई टेंशन लाइन आ रही। अब ये सप्लाई आपकी मालूम है कितने कितने किलोमीटर से, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से, लेट अस अस्यूम 100 किलोमीटर की। You might have seen these wires are very thick, तो उनके रेजिस्टेंसेस बहुत कम होते हैं, and they are even made up of aluminium, so they are made up of good conductor and the thickness is also large, तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बट फिर भी कुछ तो होता है। मान लो 0.25 ओम पर किलोमीटर, एक एग्जांपल, तो 100 किलोमीटर लंबी लाइन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा। क्या सर, समझा नहीं। 100 किलोमीटर लंबी वायर, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, होता तो और दूर दूर तक। जैसे आपके सिटी में पावर जनरेटर जो है, जहां से भी जनरेशन होता होगा, जहां थर्मल पावर प्लांट होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, तो वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर से कैरी करके लाते हैं ना आपके एरिया में। अरे आपके पड़ोस में तो नहीं पैदा होती बिजली भाई, वहीं से आती है ना जहाँ थर्मल पावर प्लांट हो। हाँ, वो भी है सर। तो वहां से बहुत दूर से आ रही वायर। अब वो वायर भले बहुत कम रेजिस्टेंस की है, तो भी कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। मतलब समझो 0.25 है, 0.25 कुछ ज्यादा कम हो गया, मान लो आधा ओम है। 1 किलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, लेट अस अज्यूम हाफ ओम, 0.5, तो 100 किलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 50 ओम। सो रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 50 ओम। जनरेशन तो लो वोल्ट पे होता है, ठीक है। ये मान लो आपका समझो 33,000 वोल्ट पे ट्रांसमिशन होता है, तो 330 कैलकुलेशन आसान है, हाँ ठीक है। तो 33,000 वोल्ट पे आपने समझो सप्लाई किया, ठीक है। तो आप पावर कितना दे रहे हो वहां से? पावर डिलीवर कितना हो रहा है? समझो ये 500 एम्पियर करंट है, वहां से 500 एम्पियर करंट, V स्क्वायर बाय R, V इंटू आई करो, 33 5 165, तो 16.5 मेगावाट इतनी सप्लाई आ रही है, मान लो कहां से? जनरेटर से, जहां पे जनरेशन हो रहा है, राइट। अब इतने करंट से इतने रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा? पावर लॉस कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। तो 500 का स्क्वायर इंटू 50, तो 25 125 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया? 12.5 मेगावाट आपका लॉस हो गया। मतलब आपने वहां से भेजा 16.5 मेगावाट, और 12.5 मेगावाट तो आपके इसमें ही खत्म हो गया। किसमें? रेजिस्टेंस में। ये रास्ते में आपके खत्म हो गया, तो आपके घर तक क्या पहुंचेगा? 4। तो ये तो कोई मतलब का ही नहीं अच्छा, रहेगा, मजा क्या? समझा? तो इसलिए हम क्या करते हैं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना, एक ज्यादा ही लॉस दिखा दिया तो होगा कुछ कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको और ज्यादा करते हैं, हाँ? ये जो वोल्टेज है इसको और बढ़ा देते हैं। करंट की वैल्यू कैसे भी कम रखनी है आपको, करंट ज्यादा नहीं आना चाहिए। लेट अस अज्यूम कि करंट अगर आधा कर दिया तो क्या हो, इसको डबल कर दिया, लेट अस अज्यूम 66,000 वोल्ट कर दिया ट्रांसमिशन के, और यहाँ पे कितना कर दिया? 250 हो गया, आधा हो गया। हाफ हो जाने से देखो कितना फर्क जाएगा, 250 का स्क्वायर कितना होगा? 62500 सर 4 टाइम्स कम हो जाएगा। 4 टाइम्स कम हो जाएगा, तो कितना हो जाए? 3.125, तो 16.5 में 3.125 और कम कर दो इसको, 4 टाइम्स कम कर दो तो 16 टाइम्स कम हो जाएगा, तो 16 फिर थोड़ा टाइम। ठीक है, हाँ तो डिसेंट लग रहा है। हाँ, ये टॉपिक दिया हुआ अपने बुक में, एनसीईआरटी में है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ शायद कभी तो बोर्ड्स में। तो अगर आप पावर डिलीवर कर रहे हो कांस्टेंट रेट पे और वोल्टेज बढ़ा दो, करंट कम कर दो, तो उससे फायदा क्या होने वाला है? जो ट्रांसमिशन लाइन में एनर्जी लॉसेस हो रहा है वो बहुत कम हो जाएगी, राइट। तो इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन हमेशा बहुत हाई वोल्टेज पे होता है, हाँ। 1,10,000, मतलब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट आई हैव सीन अप टू 1,10,000, उससे ज्यादा भी होता होगा, राइट। तो यहाँ पे एसी यूजफुल हो जाता है। मतलब जब जैसी जरूरत, कभी आपने वोल्टेज मीडियम था, ट्रांसमिशन के लिए आपने बढ़ा दिया, फिर जहां
कंजम्पशन होना है, घर पहुंचाते पहुंचाते उसको फिर से कम कर दिया, राइट। तो प्रोडक्शन होता है बहुत मीडियम वोल्टेज पे, जब सप्लाई लाइन में डालते हैं तो बहुत हाई वोल्टेज, फिर आगे लाते जाते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो फिर उसका वोल्टेज कम करते जाते हैं, राइट। आपके घर पे आते आते वो 220 वोल्ट रह जाता है, समझा? यस सर। यूजुअली इंडस्ट्रियल सप्लाई इज 440 वोल्ट, मतलब आई डोंट नो, जो जब जितनी जहां जरूरत पड़ती होगी उसके हिसाब से वहां पे डिलीवर कर देते हैं, राइट। तो अब ये पहली चीज तो ये होगी कि एसी का असली फायदा क्या है। तो असली फायदा यही है कि जनरेशन पे मीडियम वोल्टेज चाहिए, सब ट्रांसमिशन में बहुत हाई वोल्टेज चाहिए, डोमेस्टिक सप्लाई में लो वोल्टेज चाहिए। ये खेलने का काम जो है ये सिर्फ एसी में हो सकता है, डीसी में इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो डीसी में ये पॉसिबल नहीं होता, ये पॉसिबल होता है एसी। और ये पॉसिबल करता कौन है? ये करता है ट्रांसफॉर्मर। सर इसका मैकेनिज्म बहुत प्यारा है। सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें मैकेनिज्म। हाँ, अरे प्यारा बोल रहा हूँ, मतलब अच्छा है, क्यूट है। अच्छा, एग्जाम में आता भी, और क्या चाहिए। हाँ, दो होते हैं, एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है। कभी आपको वोल्टेज कम करना होगा, दिस इज यूज्ड व्हेन वोल्टेज इज टू बी रिड्यूस्ड, वोल्टेज इज टू बी रिड्यूस्ड, एंड ये यूज करते हैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए, टू रेज द वोल्टेज इज टू बी रेज और इंक्रीज, right? So if you have to decrease the voltage, we use step down transformer. If you want to increase the voltage, we use step up transformer. तो स्टेप डाउन कब यूज होता है? जब वोल्टेज डिक्रीज करना हो, और स्टेप अप कब यूज होता है? जब वोल्टेज इंक्रीज करना हो। ओके, आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है, तो लेट्स सी ये होता कैसा है। तो क्या होता है ट्रांसफार्मर में, लेट्स सी। सो ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, कुछ नहीं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दिस इज कोर ऑन विच टू कॉइल्स आर wounded. ये कॉइल है, we'll call it primary coil. This is primary coil. इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इज NP, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज VP। ये है सेकेंडरी कॉइल, वी कॉल इट सेकेंडरी कॉइल। इसको इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज VS। इसमें एक स्विच लगा देता हूं, इस पे नंबर ऑफ टर्न्स इज NS। सर इनका रेशियो भी है ना, VP/NP इज इक्वल टू VS समता NS। अभी तक याद है सर थोड़ा बहुत। शाबाश। अब देखो, इस पे देते हैं हम इनपुट, इस पे वो वोल्टेज है जो आपको बढ़ाना या घटाना है, राइट। तो E is equal to EM sin omega t. This is what you have to increase or decrease, right? तो ये हो गया आपका इनपुट, ये सप्लाई मैंने दी है, और ये है मेरा लोड जहां पे मुझे इसको यूज करना है। सो दिस इज लोड रेजिस्टेंस, राइट, एंड दिस इज सपोज अ स्विच। ठीक है, आ रहा है समझ में? हेलो, यस सर। हाँ, कंस्ट्रक्शन समझा ना? तो क्या है, दिस इज कोर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का है, टू बिल्ड फ्लक्स। इसमें दो कॉइल है, प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज सेकेंडरी कॉइल, राइट। नाउ व्हेन द स्विच इज ओपन, ये स्विच ओपन है, ठीक है, तो नेचुरली इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा। करंट फ्लो नहीं हो रहा मतलब पावर डिलीवर इसको नहीं हो रहा, इसको पावर डिलीवर नहीं हो रहा, यहाँ पे पावर यूज नहीं हो रहा, मतलब जनरेटर आपका पावर डिलीवर नहीं कर रहा, बस कनेक्शंस लगे हुए हैं। तो उस टाइम में होता क्या, पावर डिलीवर नहीं हो रहा, तो जो VP है इसमें कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ आपका इस सर्किट में, प्राइमरी कॉइल में। हेलो, हाँ सर। कहाँ रेजिस्टेंस लगा है इसमें? कौन सा नहीं प्राइमरी पूछ कॉइल रहा में, हूँ, कौन हाँ सा? नहीं लगा सर। तो प्राइमरी कॉइल में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, तो सिंस देयर इज नो रेजिस्टेंस इन इट, तो
जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस प्राइमरी कॉइल है दैट इज सेम एज EM sin ओमेगा t, राइट। एंड इसमें जो फ्लक्चुएशंस आएंगे, इसमें जब करंट फ्लक्चुएट होगा, चेंज होगा, तो ये इसमें भी EMF इंड्यूस होगा और उतना इंड्यूस होगा कि इसको फुली कैंसिल आउट कर सके, नहीं? सी नहीं, अरे ये जो रेजिस्ट यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है किसका, इसके अक्रॉस, वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? किरचॉफ लॉ लगा के देखो। अरे किरचॉफ लॉ लगा लो यार। किरचॉफ लॉ क्या है? सम ऑफ IR वोल्टेज जो भी है, EMF सब मिला के 0 होना चाहिए। ये तो याद है कि ये भी भूल गया? हाँ सर, दोनों का सेम याद आ गया। हाँ, तो ये दोनों सेम रहेगा। अच्छा, दिस इज टू अपोज द कॉज। अभी अगर कम कर रहा होगा तो ये इसको अपोज कर रहा होगा, ये बढ़ाएगा तो अपोज करेगा। दोनों केस में इसको अपोज करने वाला है कौन? VP। मतलब दोनों मिला के नियरली 0 हो जाएंगे, मतलब करंट नहीं फ्लो हो रहा है। समझा सर। ओके, बट फिर भी बहुत स्मॉल करंट होता है, क्योंकि VP तभी आएगा जब स्मॉल करंट हो। तो बड़ा स्मॉल करंट फ्लो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, IMAG। वी कॉल इट मैग्नेटाइजिंग करंट। बहुत ज्यादा नहीं होता, जस्ट वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल करंट, राइट, इन VP। ठीक, तो मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोड्यूस होता है इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में एक छोटा सा करंट IMAG प्रोड्यूस हुआ विच इज वेरी स्मॉल इन प्राइमरी। ठीक, अब ये क्या करेगा? ये प्राइमरी करंट क्या करेगा? उसके से थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, भले वीक ही रहे। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। उससे क्या बिल्ड होगा? प्राइमरी में फ्लक्स बिल्ड होगा। फ्लक्स IMAG builds, IMAG मैग्नेटाइजिंग करंट है, builds small flux which is increased by this magnetic material, which is increased या enhanced by core। ये core क्या करता है? इसको increase करता है, right? आ रहा है समझ में? सर वो सॉफ्ट आयरन से बना रहा था ना? हाँ, सॉफ्ट आयरन। हाँ सर। चलो काम, चलो बंद ही करने का टाइम आ गया, एक और लेक्चर वेस्ट हो गया। चलो आई विल स्टॉप और मैं देख